इक्विलिब्रियम में नहीं आया वो। देखो नेक्स्ट टाइम से आप सभी वर्कबुक क्लास में ले आएंगे। अब हर क्लास में वर्कबुक के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के साथ ही, स्पेशली लेवल 2 और उधर के क्वेश्चंस। लेवल 1 तो आपके लिए छोड़ देंगे, इसको आपको खुद से करना है। तो नेक्स्ट टाइम से वर्कबुक सबको क्लास में ले आना है। उससे थोड़ा सा एक और बेनिफिट होगा, कुछ टाइम भी हमारा बच जाएगा, प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लास में जो क्वेश्चन नॉर्मली करते हो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस वर्कबुक के भी कुछ क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मींस क्लास नोट्स के साथ कर लेंगे बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है, सी ग्रेफाइट सी गैस में जा रहा है। देखिए दो सेकंड लाइन लिखी ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कार्बन। तो फॉर्मेशन सी ग्रेफाइट ये जाएगा सी गैस में, इसका डेल्टा आर एच दिया है कितना, प्लस 725। ये तो आपसे पूछा भी जा रहा है, ये डायरेक्टली दिया भी है। पहला आंसर तो 725 हो जाएगा। दूसरा पूछा जा रहा है सी डायमंड सी गैस का डेल्टा आर एच कितना होगा। क्वेश्चन में एक और डेटा दिया हुआ है, इसके साथ लिखेंगे सी डायमंड सी ग्रेफाइट, इसका डेल्टा एच दिया हुआ है -2। एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो, ग्रेफाइट ग्रेफाइट कैंसिल, ग्रेफाइट ग्रेफाइट कैंसिल, सी डायमंड ये जाएगा सी गैस में, डेल्टा आर एच कितना हो जाएगा 725 -2 इक्वल टू 723। ठीक है, 723। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहला गलत है क्योंकि लेफ्ट में सीओ है जो कि एलिमेंट नहीं है। दूसरा क्या 25 नहीं है, 27। 5 से देख लो, बात नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 20 मिलीलीटर 0.5 मोलर NH4OH। देखो NH4OH का रिएक्शन आपने कराया HCl के साथ, NH4Cl प्लस H2O। डेल्टा आर एच कितना है, इसका -x है। कितना रिएक्शन हुआ 20 into 0.5 दैट इज 10 मिलीमोल, और HCl ये भी 10 मिलीमोल, ये भी 10 है, ये भी 10 है। यहां आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे। देखिए 10 मिलीमोल से कितना एनर्जी निकल रही है x, तो 1000 मिलीमोल मीन्स 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट से कितना होगा, डेल्टा आर एच हो जाएगा -100x किलो जूल पर मोल या पर इक्विवेलेंट। हाँ जी, बात समझ आई।
10 से इतना, तो हमें 1 पर मोल निकालना होगा या पर इक्विवेलेंट। अब इसका जो डेल्टा RH होगा, क्वेश्चन में दिया है NaOHCl का -y, इसका जो डेल्टा RH दैट इज -100x है, दैट इज इक्वल टू -y प्लस NH4OH है, डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। यहां से इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH कितना आ जाएगा, -100x प्लस y। जैसे लिखते थे ना -13.7 प्लस डिसोसिएशन, तो -13.7 की जगह ही -y दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये आंसर हो जाएगा आपका y -100x, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। The bond energy of OH bond is, OH bond की एनर्जी 109 किलो कैलोरी पर मोल है। When a mole of water vapor is formed is gaseous atom, then देखिए 2H प्लस O, इससे बन जाएगा H2O गैस। इसका आपको डेल्टा H बताना है। OH की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, OH की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है कितनी, 109। तो OH की बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग ये होता है, OH गैस को ब्रेक करेंगे O गैस में और H गैस में। इसका डेल्टा RH कितना दिया है, इसका डेल्टा RH दिया है 109। इसी को रिवर्स कर दो, O गैस प्लस H गैस गिव्स OH, तो इसका डेल्टा RH कितना हो जाएगा, -109। अब इसी में क्या करो, दो बॉन्ड बना दो, 2O गैस प्लस H गैस गिव H2O गैस, डेल्टा RH। ये तो एक बॉन्ड का था, दो बॉन्ड का कितना हो जाएगा, -109 इंटू 2, -109 इंटू 2, 109 इंटू 2। क्या क्वेश्चन नंबर 10, heat of formation of CO। CS plus O2 gives CO2, CO plus CO2, heat of formation of CO। दोनों रिएक्शंस को सेपरेट करके ऐसे लिखो, C सॉलिड प्लस हाफ O2 gives CO2 CO। दो रिएक्शन दिया है, अगर कुछ ना समझ आए तो उनको नहीं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तभी काम हो जाएगा, और फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं तो भी काम हो जाएगा। बेटर है कि आप फॉर्मूला मत यूज करो, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिए आपको क्या जनरेट करना है, आपको रिएक्शन निकालना है C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव CO गैस, डेल्टा RH ये चाहिए, ये चाहिए आपको। ठीक है, तो कैसे बनेगा, क्या ये इन दोनों रिएक्शन से बना सकते हो, जैसे दिया हुआ है C सॉलिड प्लस O2 CO2, इसका डेल्टा H R है, CO गैस प्लस हाफ O2 CO गैस, इसका डेल्टा RH क्या है, S है। आपको ये रिएक्शन बनाना है, CO को राइट में, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, CO2 गैस गिव CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, डेल्टा RH -S हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, CO2 CO2 कैंसिल,
ये हो जाएगा CS प्लस हाफ O2 CO और डेट क्या हो जाएगा R माइनस S। करके भी बना सकते हैं इस तरह से, बाकी फॉर्मूले से भी आ जाएगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, तो डिपेंड करता है कितना आप सोच पा रहे हैं। देखिए ये सब क्वेश्चंस ऑनेस्टली आपको करने ही है, आप लोग कर नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे तो अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, बट सभी नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम से क्लास में ही अब सभी को वर्कबुक लेके आना है, क्लास में ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जरूरत पड़ी तो क्लास को आगे पीछे भी शिफ्ट कर लेंगे। उसमें केवल क्वेश्चंस करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं कुछ। वर्कबुक जैसे मान लीजिए 8 बजे तक क्लास है, 8:15 तक कर लो, 10 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, कुछ तो कर लिया, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं कि 7:55 पर 5 मिनट उधर ले लिया, 10 मिनट उधर ले लिया, 8-10 क्वेश्चन कर लिए। क्योंकि ऐसे तो घर पे कर नहीं रहे हो, मेरे सामने करके दिखाओ कुछ। 30 तो 38 बता देते हैं, फिर 35 भी देख लेंगे। बेटा इसका डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या है? गैस देखिए इसका डेल्टा एन जी कितना होगा, चलो बताओ डेल्टा एन जी कितना आएगा? 2 - 3 - 1 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2 आर टी। अब बताओ बड़ा कौन होगा? डेल्टा एच बड़ा होगा। मान लीजिए 100 में से उसको सेपरेट किया तो कम हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू हो जाएगा। कौन सा? 41। ये क्या है? आइडियल गैस, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर ये तो है ही। हीट ऑफ रिएक्शन तो सी हो जाएगा सीधा सीधा। आइडियल गैस के लिए ही होता है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है। ऐसा है, कितने बच्चों के पास वर्कबुक है अभी? तो बहुत गलत है, इसीलिए नहीं पूछते हो या 2-4 पूछ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ऐसे पूछना कोई बात नहीं होती, तो कुछ भी पूछ लिया, ठीक है आप पूछ रहे हैं, बट तो पहले तो अपने नोटबुक में लिख लो कि नेक्स्ट क्लास में वर्कबुक लाना है, और नहीं लेके आए तो क्लास में पूरे 2 घंटे खड़े रहोगे। ये अब इंश्योर करना पड़ेगा कि वर्कबुक लाना है और वर्कबुक के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 1 मिनट 70 नहीं जी, 77 यहाँ नहीं होगा। 77 में पहले तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा।
DTS 6 जो है, DTS 6 मत कीजिए, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उससे रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स अभी नहीं बताए गए। हाँ, DTS 7 उसके बाद कर सकते हैं, 7 8 में प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये जो 6 वाला है इसमें कई क्वेश्चंस हैं जिसकी थियरी, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? 66, ये मैं बता देता हूँ क्या है। ये नहीं हो सकता, डेटा इनसफिशिएंट है, जो भी इसका सॉल्यूशन दिया है वो प्रॉपर नहीं है। कि 3 की एंथैल्पी दी हो, कंबशन उससे चौथे का आप सीधा निकालो, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेशन है, कुछ और डेटा चाहिए तब आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 66 नहीं करना है। हाँ, 67 ही कर लो। कैलोरीफिक दिया हुआ है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 66, कैलोरीफिक का मीनिंग है H2 को बर्न कीजिए, 1 मोल H2 को H2O लिक्विड बना। इसका कैलोरीफिक गिवन है -143 किलो जूल पर ग्राम, दैट इज इक्वल टू -143। ये 1 ग्राम का दिया हुआ है और 1 मोल कितना होता है? 2 ग्राम इंटू 2 किलो जूल पर मोल हो जाएगा H2 का, ठीक है। और यही इसका फॉर्मेशन हो जाएगा -286। लेकिन आपने 2 किसके बेसिस पे मल्टीप्लाई किया? H2 कैलोरीफिक दिया है, इसका मीनिंग है 1 ग्राम H2 को बर्न करें तो -143 किलो जूल हीट निकलती है। 1 ग्राम H2 को बर्न करें तब, तो 2 ग्राम को बर्न करेंगे इतनी हीट निकलेगी। और इस रिएक्शन को देखोगे तो राइट हैंड साइड से ये इसका फॉर्मेशन है, इसलिए ये हीट इसका फॉर्मेशन भी हो जाएगा और ये हीट इसका H2 का कंबस्शन भी हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में कहां तक हुआ है? आइसोथर्मल करा है, आइसोथर्मल, ठीक है। देखिए, प्रीवियस क्लास में आपको जो बताया गया था उसको एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। और ध्यान से सभी सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे जो बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए, जब इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था तो पहला जो रिलेशन आपको बताया गया था Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो सभी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा टर्म आपको बताया गया था Q के बारे में या वर्क के बारे में। W 2 तरह का होगा, रिवर्सिबल -P dV, एक तो ये होता है, दूसरा W इरिवर्सिबल माइनस ये इंटीग्रेटेबल होता है, दैट इज इक्वल टू जो भी आगे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा बताया था Q के बारे में, Q होता है NCM dt या NCM डेल्टा T, NCM डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर पर हो, NCP डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, NCB डेल्टा T। जनरल ये होता है किसी भी प्रोसेस का Q निकालने का तरीका। नेक्स्ट बताया गया था डेल्टा U NCB डेल्टा T आइडियल गैस के लिए ऑलवेज है, अगर अदर देन आइडियल तो Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, ये है अदर देन आइडियल के लिए, मींस डेल्टा U इक्वल टू
Q प्लस W यूज करेंगे, ठीक है। एंड डेल्टा H ये होता है NCP डेल्टा T फॉर आइडियल, और डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U P2 B2 माइनस P1 B1, ये हुआ अदर देन आइडियल, अदर देन आइडियल। ठीक है, अदर देन आइडियल, यहीं तक आपको बताया गया है। एक तरह से देखा जाए तो जो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया अभी तक केवल इतना पढ़ाया है। थर्मोडायनामिक्स जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसमें केवल इतनी बातें बताई गई हैं। अगर हम कंक्लूड करें तो यही फॉर्मूले हैं जो आगे चल के यूज होंगे। आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू फिक्स है, एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा एच भी फिक्स है, एनसीपी डेल्टा टी, और क्यू के लिए आप ये सारे रिलेशंस यूज करते हैं। तो अब आगे की कैलकुलेशन कर ले। यहां तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। ये फॉर्मूले ध्यान से देख लो, बीच बीच में पूछूंगा क्या होता है, क्योंकि यही फॉर्मूले आगे चल के जो भी आप एनालिसिस करोगे। देखिए पीछे आपने जो हेडिंग लिखा है उसमें क्या लिखा है, Q W डेल्टा U एंड, तो Q में ऐसा कुछ होगा, W में ऐसा कुछ होगा, डेल्टा U ऐसा कुछ होगा, और डेल्टा S, यही रिलेशंस है जो आपको आगे पूरी एनालिसिस करनी है। Q W डेल्टा U एंड डेल्टा H। आइडियल गैस के लिए QP इक्वल टू डेल्टा H तो होगा नहीं होगा। QP तो हमेशा डेल्टा H होता है, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, और QB ऑलवेज डेल्टा U होता है, वो तो हमेशा है। QP इक्वल टू डेल्टा H दैट इज NCP डेल्टा T, ये ऑलवेज है फॉर ऑल मैटर। हाँ, QP का मीनिंग है कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पर तो हमेशा होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर NCP डेल्टा T QB ऑलवेज होगा, कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, सभी केसेस में। नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए ये जो भी एनालिसिस हम यहां पर कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके लिए, आइडियल गैस। आइडियल गैस का मीनिंग है, ये फॉर्मूला जहां भी जरूरत पड़े आप वहां यूज कर लीजिए। आइडियल गैस का मीनिंग है PV इक्वल टू nRT, जहां भी लगे आइडियल गैस मींस PV इक्वल टू nRT, या PV इक्वल टू nRT कहीं लग गया मींस आइडियल गैस हो गया। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आइडियल गैस मींस PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT मींस आइडियल गैस। अब आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल का मीनिंग है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, डेल्टा T 0 होगा, दैट इज T1 इक्वल टू T2 होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ
कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए ये जो भी प्रोसेस की एनालिसिस है इसमें ये 4 पैरामीटर्स कैलकुलेट करने, Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H। सभी प्रोसेस में आपको केवल यही कैलकुलेट करना है, Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H। सभी प्रोसेस में Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H ही फाइंड करना है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले इसका डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T। डेल्टा T तो 0, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? 0। तीसरा डेल्टा H। डेल्टा H क्या होगा? NCP डेल्टा T। डेल्टा T तो 0, सो डेल्टा H भी 0। तो दो तो 0 हो गए, दो टर्म 0 हो गए। अब नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। इस प्रोसेस का डेल्टा U 0 है, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस W। सिस्टम को जो भी हीट देंगे वो वर्क डन के इक्वल होगा। सिस्टम को जो भी हीट देंगे, तो अगर आप अल्टीमेटली देखो तो क्या मिला? दो तो 0 और दो आपस में इक्वल। इसका मीनिंग है हमें केवल एक ही पैरामीटर कैलकुलेट करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अल्टीमेटली एक ही कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट पार्ट, जैसे आइसोबारिक में QP होता है NCP डेल्टा T, वैसे आइसोथर्मल में QT क्या होगा? NCT डेल्टा T। QT क्या होना चाहिए? NCT। तो CT क्या हो जाएगा? CT हो जाएगा QT बाई N डेल्टा T। लेकिन कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इस स्टेटमेंट को अच्छे से सुनो। क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 CT क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने पर जो हीट लगती है। स्टेटमेंट सुनो, टेम्परेचर कांस्टेंट है और फिर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बात को सुनो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ेगा? क्या ये कभी पॉसिबल है कि टेम्परेचर कांस्टेंट भी रहे और टेम्परेचर बढ़ भी जाए? कौन है जी जो केमिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल कर रहा है? इसका मीनिंग ये है, देखिए जैसे आप लोग कई बार लिखते हैं ना कि ये टर्म अनडिफाइंड है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, बोलते हैं अनडिफाइंड है। एक्चुअली अनडिफाइंड का मीनिंग क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट आप यूज ही नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है। दैट इज द अनडिफाइंड। इसलिए यहां पर ये जो हमने लिखा है CT क्या है? अनडिफाइंड है। सो QT नॉट इक्वल टू NCT डेल्टा T, क्योंकि ये वैसे ये भी लिखना गलत है। QT इक्वल टू NCT डेल्टा T, रीजन CT अनडिफाइंड है। इसका मीनिंग है Q का कैलकुलेशन हीट कैपेसिटी के टर्म्स में नहीं हो सकता। T कांस्टेंट, डेल्टा T 0, T1 T2 इक्वल, डेल्टा U NCP डेल्टा T, डेल्टा T 0 ते भी 0, डेल्टा H NCP डेल्टा T, डेल्टा T 0 ते भी 0। Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, फर्स्ट वाला यूज किया, डेल्टा U को 0 किया, Q इक्वल टू आया। QT को हम हर प्रोसेस के लिए जैसे लिखते हैं इसके लिए भी लिखा, बट ये यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ये टर्म यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखो आइसो, हाँ जी पीछे ध्यान से देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में कैलकुलेशन के नाम पर क्या है केवल, बताओ क्या है? क्यों तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेशन के नाम पर क्या बचा? वनली एंड वनली W। यहां पर कैलकुलेशन के नाम पर क्या बच रहा है? W। सो नेक्स्ट एक और टर्म यहां लिख लेते हैं आप, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी इक्वेशंस हम यहां पर यूज करेंगे? ठीक है, T तो कांस्टेंट होता है, सो इसे लिखोगे nRT। nRT ये हो जाएगा, क्या क्या कांस्टेंट है? T कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। इसका मीनिंग है कोई भी प्रेशर वॉल्यूम हो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, दैट इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? nRT के। ये है इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका कुछ इस तरह सा मीनिंग है। मान लीजिए 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 5 लीटर वॉल्यूम है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। ATM 5 लीटर। अब आप इसको 10 ATM कर लो, 10 लीटर। फिर आप इसको 2 ATM कर लो, 50 लीटर। अब ध्यान से देखो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हम लिखे P1 V1 कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर P2 V2 कितना हो जाएगा? 100। P3 V3 कितना हो जाएगा? 100। ये जो चेंज दिया हुआ है ये अपने आप आइसोथर्मल चेंज हो जाएगा। अगर सभी स्टेट का प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, इसका मीनिंग है वो चेंज आइसोथर्मल चेंज होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। अब हम यहां पर मेन कैलकुलेशन पर आते हैं, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क, नेक्स्ट वर्क डन। आज ये बात समझ आ गई सभी को? प्रेशर जो आपने यहाँ रिलेशन लिखा उसी को यहाँ पर अपने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। अगर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो रहा है, इसका मीनिंग है टेम्परेचर अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा और प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाएगा। प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाएगा।
हो गया? तो अब ध्यान से समझो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार मैं फिर से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस बताता हूं। रिवर्सिबल का मीनिंग है सिस्टम एंड सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहें। सिस्टम एंड सराउंडिंग हमेशा दोनों साइड का प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहे, हमेशा हमेशा इक्विलिब्रियम का मीनिंग है उनके बीच का जो गैप है वो ऑलवेज डीपी ही मेंटेन रहे। अगर गैप डेल्टा पी है, फाइनाइट है, प्रेशर डेल्टा पी मींस 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर, जिस नंबर को हम लिख सकें, अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच का गैप फाइनाइट है या फिर नॉट इक्वल है, डीपी मींस टेंडिंग टू जीरो, अगर इक्वल कह रहे हैं, अगर दोनों के बीच का गैप डीपी है तो वो ये डीपी का गैप हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और डीपी का गैप मेंटेन होने का मीनिंग है कि जो इंटरनल प्रेशर है उतना ही एक्सटर्नल है, क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस जीरो है, डीपी है। दैट इज रिवर्सिबल। यहां पर पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की, रिवर्सिबल प्रोसेस का। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये सिचुएशन हमने आपको दिखाया था पहले। यहां से होता है पी इंटरनल, यहां से होता है पी इंटरनल। पी इंटरनल मींस, और ये हम लिख रहे हैं इधर से पी एक्सटर्नल। पी इंटरनल को पी रखा तो पी एक्सटर्नल को पी माइनस डीपी। रिवर्सिबल के लिए दो बातें हमेशा फिक्स रहेंगी। क्या? ये जो पी एक्सटर्नल है वो वेरिएबल होगा, और दूसरा पी एक्सटर्नल, पी इंटरनल दैट इज पी मींस इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस डीपी है। ये बात समझ आया कि नहीं? पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल, क्योंकि दोनों के बीच में डीपी का है। डीपी तो जीरो लिख दिया। अब अगर आप यहां पर W रिवर्सिबल निकालेंगे, फॉर्मूला अभी बताया था, माइनस पी एक्सटर्नल डीबी, इंटीग्रेट करो। पी एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा? पी इंटरनल। पी इंटरनल मींस पी, पी मींस लिख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस एनआरटी बाई वी। इंटीग्रेट करोगे, यहां पर एनआरटी, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट है, पार कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस एनआरटी, ये हो जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट बाहर आ गए। इंटीग्रेट करोगे माइनस एनआरटी, ये हो जाएगा एल एन बी वी वन वी टू, यही होगा। इसे पुट कर लो, माइनस एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन लिख सकते हैं। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है? सभी को आया कि नहीं? 100% समझ आना चाहिए। ठीक है, आधा क्वेश्चन करते हो, आधा छोड़ के आते हो। ठीक है, सो माइनस एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन, ये हो जाएगा। अब देखो W रिवर्सिबल, W रिवर्सिबल क्या हो जाएगा? माइनस एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन। पीछे अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या बताया था? एनआरटी किसके इक्वल है? V1 के, V2 V2 के, V3 V3 के, और V2 बाई V1 किसके इक्वल है? P1 बाई P2। यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, ln x इक्वल टू 2.303 log x।
ln x इक्वल टू 2.303 log x। ये हो जाएगा W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस NRT की जगह लिखेंगे माइनस NRT, या इसकी जगह लिख सकते हो P1 V1, या फिर इसकी जगह P2 V2, और यहां लिखा ln, इसकी जगह लिखेंगे V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2, जो भी डेटा दिया है उसे आप यूज कर लेंगे। एक और पार्ट सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें लिख सकते हैं माइनस 2.303 NRT लॉग, हाँ अगर आप लॉग में बेस 10 पर लिखना चाहते हैं तो V2 बाई V1 यूज करेंगे। ध्यान रखना ln x बेस ई पर होता है और log x बेस 10 पर होता है। ln x बेस ई पर और log x बेस 10 पर, दोनों में डिफरेंस 2.303 का होगा। ln x को जब हम log x में ले जाते हैं तो 2.303 यूज करते हैं। ये फॉर्मूला समझ आ गया। दूसरा सिचुएशन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, मान लीजिए प्रेशर P1 V1 है, इसे ले जा रहे हैं P2 V2 पर, तो P एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट रखते हैं और मोस्टली P एक्सटर्नल जो होता है वो P2 होता है फाइनल प्रेशर। जहां तक उसे एक्सपेंड करना होता है वहां तक हम उसे यूज करते हैं। अंदर का प्रेशर 5 है, उसे हमें घटा के 1 पहुंचाना है, तो 1 रखेंगे तो 1 तक जाएगा। तो इस केस में W इरिवर्सिबल हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल dV V1 से V2। वो कैसे लिखें? चलो ठीक है, इसको लेंगे। ये तो समझ में आ रहा है, अब इसे बाद एक्सप्लेन करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, कुछ ऐसा है, यहां से जो प्रेशर है उसे कहेंगे P इंटरनल दैट इज P। यहां का प्रेशर जो है P एक्सटर्नल P डैश। ये अगर मानते हैं 10 एटमॉस्फेयर है, ऐसे मान लो ये 4 एटमॉस्फेयर है, लेकिन ये जो भी है वो हमेशा कांस्टेंट है। अब मान लीजिए किसी सिलेंडर के अंदर 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, बाहर 4 है, तो ये एक्सपेंड करेगा, अंदर का प्रेशर घटेगा, कितना घटेगा? 4 तक। क्या 3 हो सकता है? 3 होगा तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, अपने आप कंप्रेस कर देगा। इसीलिए हमने कहा कि जो P2 होगा वो जो P एक्सटर्नल हो P2 ही तो होगा, वहीं तक तो ले जा सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो P2 को 1 एटमॉस्फेयर लग जाओ, 1 एटमॉस्फेयर रखो, तो ये जो है 10 से 1 तक जा सकता है। रोकना चाहो तो उसको 4 पे रोक सकते हो।
ये हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम तो यही मानेंगे जो फाइनल प्रेशर है वही पी एक्सटर्नल है। तो यहां पर जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे माइनस पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये V2 माइनस V1 आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल nRT बाई V2 माइनस nRT बाई P1 बाई P2। तो अगर हम इसके फॉर्मूले को कंक्लूड करें आइसोथर्मल, फिर से मैं बता देता हूं क्या क्या है। पहला होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 दैट इज इक्वल टू nRT, या फिर P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। दूसरा डेल्टा H 0 डेल्टा U 0। तीसरा Q इक्वल टू माइनस W। जो इतने सारे रिजल्ट्स लिखे गए थे वो इतने नहीं है। एंड फोर्थ क्या हुआ, W रिवर्सिबल माइनस nRT ln P1 बाई P2 या फिर V2 बाई V1। एंड फिफ्थ W इरिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 माइनस P एक्सटर्नल nRT बाई P2 माइनस nRT बाई P1। P2 जो है वो P एक्सटर्नल है। क्या nRT बाई P1, ये आपका P2 होगा और ये तो ये फाइनल कंक्लूजन है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 जिससे डेल्टा H और डेल्टा U 0 हो जाता है, Q W के इक्वल आता है माइनस W के, और W का कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वनली एंड वनली W का ही कैलकुलेशन है। कितने बच्चों को समझ में आ गया है और किसे नहीं आया? कुछ लोगों को नहीं आया, एक दो लोगों को कोई कंफ्यूजन है? देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पीछे लिखा था माइनस P dB, इंटीग्रेट कर दो, और इरिवर्सिबल का हमेशा फिक्स है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। कुछ भी हो, क्योंकि P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है तो ऑलवेज इंटीग्रेटेबल होता है, ऑलवेज इंटीग्रेटेबल होता है।
आइसोथर्मल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन में आपसे इन्हीं चारों में से कोई एक पैरामीटर पूछा जाएगा या दो पैरामीटर पूछे जा सकते हैं, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा। देखो तो ये इसका कंक्लूजन हुआ। अल्टीमेटली यही पॉइंट्स हैं जो आइसोथर्मल के लिए यूज होंगे। और उसमें भी देखो दो तो जीरो, तीसरा क्यू और डब्ल्यू आपस में इक्वल है। तो कैलकुलेशन के नाम पर आपके पास केवल एक ही तो फॉर्मूला है वर्गन का। कैलकुलेशन के लिए अगर आप यहाँ आइसोथर्मल पर आओगे, हाँ ये पार्ट और है, कहीं कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन 1 मोल आइडियल गैस T दिया हुआ है 300 केल्विन, P दिया हुआ है 10 एटमॉस्फेयर। आइसोथर्मल, आइसोथर्मली हम इसे ले जा रहे हैं। P1 दिया है, P2 दिया है 1 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच फॉर फर्स्ट रिवर्सिबल चेंज, सेकेंड irreversible change, third irreversible change against 0.5 atmosphere pressure, and fourth free expansion. ये एक कंप्लीट क्वेश्चंस है सभी कंडीशंस को कंसीडर करते हुए। आप एलन के टर्म्स में आंसर कैलकुलेट कर लोगे। पहला रिवर्सिबल चेंज, फिर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो एक बात ध्यान रखना, जो P2 होता है वही P एक्सटर्नल। अगर नहीं दिया है तो, और दिया है तो जो दिया है वो ले लेंगे। क्या 8.31 जूल में चाहिए तो 8.314 और कैलोरी में चाहिए तो 2।
में लिख लो। देखते हैं, एक मैं आपको बताता हूं, फिर दूसरा आप ट्राई कीजिए। देखो स्टार्टिंग कहां से होगा। पहला सिचुएशन है P1 10 एटमॉस्फेयर, T1 300 केल्विन, मोल 1। यहां पर T फिक्स है, T चेंज नहीं होगा, आइसोथर्मल है। P2 कितना है 1 एटमॉस्फेयर, और दूसरा कोई डेटा यहां नहीं गिवन है। सो पहला डेल्टा H 0, डेल्टा U 0 और Q इक्वल टू -W होगा। ये तो सभी केस के लिए है। W कैलकुलेट कर लो। W रिवर्सिबल कितना होगा -nRT ln P1 बाई P2। That is equal to -nRT means 1। चलो अभी R भी रहने दो, T भी रहने दो। ln P1 बाई P2 कितना है 10/1। That is equal to -RT ln 10। इसे सॉल्व करेंगे -2.303 RT log 10 -2.303 8.314 into 300 log 10 होता है। ये आ जाएगा आपका W रिवर्सिबल। W रिवर्सिबल ये आ जाएगा W रिवर्सिबल। तो यहां से W इक्वल टू -Q, Q इक्वल टू आ जाएगा -W, दैट इज प्लस 303 8.314 इंटू 300 जूल। ध्यान रखना log 10 1 होता है। log 10 कितने बच्चों को ये कैलकुलेशन पूरा समझ आया है? अजी तुम्हें नहीं आया? ये तो गिवन चेंज है। कंफ्यूजन कहां पर हो रहा है? जैसे डेल्टा ये सब 0, W रिवर्सिबल -nRT ln। अब प्रेशर का डेटा दिया P1 बाई P2, वॉल्यूम का दिया होता तो V2 बाई V1। तो -nRT ln P1 बाई P2, n की जगह 1, RT को ऐसे रहने दिया ln 10/1। दैट इज -RT ln 10, दैट इज इक्वल टू -2.303 RT log 10। 2.303 यूज करोगे तो ln log 10 में जाएगा। पीछे बताया भी था, पीछे लिखा था कहीं, ठीक है। तो अब R को पुट करो 8.314, T को पुट करो 300। अगर R को 2 पुट कर दे तो कैलोरी में आता, और 8.314 पुट करेंगे तो जूल में आएगा। चलो आगे लिखो। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड का कीजिए। ये तो हुआ रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल का। सभी को करना है, दो लोगों को नहीं करना है, ठीक है।
हाँ, थर्ड का पी एक्सटर्नल डिफाइन है और फोर्थ का पी एक्सटर्नल क्या करेगी, क्या लग रखा है? क्या जी तुम लोग हमेशा ये तो चलिए नेक्स्ट पार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए सभी। हो गया सभी से? ये तो हो गया। सेकंड पर आते हैं। देखो सेकंड केस में और फर्स्ट केस में क्या डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस समझना। रिवर्सिबल में क्या होता है, अच्छे से इस बात को समझ लो। रिवर्सिबल में ये जो पी एक्सटर्नल है ये आपका 10 - dp यूज हुआ पहले, और आप ऐसे समझ लो कि 10 से dp कम करते हुए 1 पहुंच रहे हैं। इनफाइनाइट स्टेप में 10 से प्रेशर में dp कम किया, फिर dp कम किया, फिर dp कम किया, फिर dp कम किया, इस तरह से dp घटाते हुए इनफाइनाइट स्टेप में 1 पहुंच रहे हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, धीरे धीरे आगे बढ़े। दूसरा क्या है, अब दूसरा सिचुएशन है 10 एटमॉस्फेयर से आप 1 एटमॉस्फेयर पहुंच रहे हैं और एक ही स्टेप में सीधे 1 लगाया। आप ऐसे समझ लो कोई गैस कंप्रेस थी, बाहर का प्रेशर सडन 1 कर दिया, इमीडिएट एक ही स्टेप में पहुंच गए और वो इनफाइनाइट स्टेप में पहुंचा है। तो जो गैस एक्सपैंड हुई है वो किसके अगेंस्ट हुई है, 1 एटमॉस्फेयर की। तो यहां पर डेल्टा H 0, डेल्टा U 0 और Q = -W। W इरिवर्सिबल क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 - V1 या फिर माइनस पी एक्सटर्नल nRT/P2 माइनस। ये बात समझ आई सभी को? एक ही झटके में आप पहुंच गए, एक ही स्टेप में, और पिछला इनफाइनाइट स्टेप में पहुंचे थे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। जो है वो इनफाइनाइट स्टेप प्रोसेस होता है, हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम रहता है। यहां पर इक्विलिब्रियम होता ही नहीं, शुरू हुआ खत्म हो जाए, फास्ट प्रोसेस है। पुट करो जरा डेटा, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है, 1। चलो nRT रखेंगे 1 nRT/10, ये हो जाएगा -9 nRT/10 -9 1 T300/10 जूल आ जाएगा। क्यों, तो W भी आ जाएगा। जो W होगा Q होगा, दैट इज माइनस टाइम्स W। अब थर्ड वाला ट्राई कीजिए। थर्ड में क्या है, P2 आपका एक्चुअली, अब ऐसे सोचो अंदर का प्रेशर 10 था, बाहर 0.5 रखा। इस बात को ध्यान से समझ लो,
अंदर का प्रेशर 10 था, बाहर 0.5 रखा, तो एक्सपैंड होते हुए अंदर का प्रेशर कहां तक जा सकता है? 0.5 तक। लेकिन 0.5 तक नहीं जाना है, 1 पर ही रोक देना है। जा सकता है 0.5 तक, अगर कुछ नहीं गिवन होता तो 0.5 तक पहुंच जाता, लेकिन आप क्वेश्चन में दिया है 1 तक ही जाना, मीन्स बीच में आपने उसे रोका है। तो जो एक्सपेंशन होगा वो 0.5 के अगेंस्ट होगा, जा तो 0.5 तक सकता है लेकिन 1 पर ही रुक जाएगा। शुरू करो, नहीं समझ में आया? फिर से सुन लो। अंदर का प्रेशर 10 है, बाहर 1 है, गैस एक्सपेंड होना शुरू हुआ, उसका प्रेशर घटना शुरू होगा। बाहर का 1 है तो घटते घटते कितना होगा? 1 तक। अब मान लीजिए बाहर आपने 0.5 रख दिया, तो घटते घटते कहां तक जाएगा? 0.5 तक। लेकिन आपको कहां तक जाना है? 1 तक। तो जा तो सकता है 0.5 तक, लेकिन जाना कहां तक है? 1 तक। तो 1 तक का कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर जो आपका P2 होगा वो हो जाएगा 1, लेकिन पीक एक्सटर्नल होगा 0.5। चलो ट्राई करो, अरे लिखो तो। थर्ड सिचुएशन जो है वो है 10 एटमॉस्फियर, पीक एक्सटर्नल 0.5 एटमॉस्फियर और P2 रखा है 1 तक। सब कुछ वही है, बस P2 और पीक एक्सटर्नल इस बार इक्वल नहीं हो रहा है, और इसकी मैकेनिज्म भी क्लियर होनी चाहिए। अरे कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ आना चाहिए, इतनी कोशिश कर रहे सबको आना चाहिए। अब फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करो। रिवर्सिबल, तो वही तो प्रोसेस है। तो केवल अगर कुछ नहीं गिवन है तो जो P2 है वही पीक एक्सटर्नल है, अगर गिवन है तो जो गिवन है वो ले लेंगे, नहीं गिवन है फिर तो जो P2 है वही पीक एक्सटर्नल हो जाएगा ऑलवेज। यहां पर डेल्टा H 0, डेल्टा U 0, Q इक्वल टू माइनस W। ये हो जाएगा WE रिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल nRT बाई P2 माइनस nRT बाई P1, दैट इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल कितना है? 0.5, पी एक्सटर्नल कितना है? 0.5, nRT P2 कितना है? P2 कितना है? सभी बोलो 1 हो जाएगा, माइनस nRT P1 कितना है? 10। ये हो जाएगा 0.5 माइनस 9/10 nRT। तो पुट कर लो, माइनस 0.5 9/10 1 300 जूल, और Q इक्वल टू माइनस W कर लेंगे। फोर्थ सिचुएशन क्या है? फोर्थ क्या है? देखिए, फिर आपको 10 एटमॉस्फियर से 1 एटमॉस्फियर ले जाना है। पीक एक्सटर्नल कितना रखा है? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग है कोई भी अपोज नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस नहीं मीन्स पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। अपोज नहीं है मीन्स पी एक्सटर्नल 0। आप कैलकुलेट कर लो, ये तो सबसे आसान है, सब कुछ 0। यहां पर अगर आप देखोगे डेल्टा H 0, डेल्टा U 0, Q इक्वल टू माइनस W, और W ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस G, तो पी एक्सटर्नल 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, सब कुछ 0। ये जो प्रोसेस है ध्यान से देखो, इसका एक और नेम हो सकता है आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन।
इसे कहेंगे एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन को एडियाबेटिक भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर Q0 का मीनिंग एडियाबेटिक। कई बार आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन का नेम एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन भी किया जा सकता है। आइसोथर्मल का मीनिंग है T कांस्टेंट होना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन यहां तो Q भी 0 है। ये आइसोथर्मल एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी है और एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन भी है। हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आया? इसका मतलब पूछ के पढ़ाने से ज्यादा समझ में आता है और तुम लोग सुनते भी ज्यादा हो, ऐसे कहीं कहीं भटक जाते हो। पर इसमें यह है कि आपसे पूछते रहते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन समझ तो आता है। समझ आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम कुछ तो आया एक, ठीक है। अब आइसोथर्मल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हेडिंग लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। 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 पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले, बात नहीं करोगे, ध्यान से देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है y और x का, ऐसा कुछ। ये पॉइंट है x1, ये x2। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया किसके इक्वल होगा? y dx x1 x2 का, यही होगा, ये होगा। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहां पर P एक्सटर्नल है, वॉल्यूम है, ऐसे V1 है, V2 है, इसका एरिया क्या होगा? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? y dx। y क्या है? इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dv। ये है क्या? ये तो वर्क है, ये तो वर्क की डिफिनीशन है। सो दिस वन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क है। साइन क्या होगा वो अलग बात है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क हुआ, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट हो जाए तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, पी एक्सटर्नल वेरिएबल हो जाए तो रिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है? अगर ये कांस्टेंट हो गया इरिवर्सिबल चेंज, वेरिएबल हो गया रिवर्सिबल चेंज। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है अगर वो एरिया पीवी डायग्राम में वॉल्यूम एक्सिस पर लिया गया हो। एरिया अंडर द कर्व वर्क डन के इक्वल होता है अगर वो एरिया प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में वॉल्यूम एक्सिस पर लिया गया हो। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? ध्यान रखना, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं।
वर्क इक्वल होता है एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ध्यान रखना वॉल्यूम एक्सिस, क्योंकि चेंज जो है डीवी जो है वो वॉल्यूम के लिए है, डीपी नहीं लिखते, चेंज वॉल्यूम के लिए डिफाइन, इसलिए वॉल्यूम एक्सिस पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ दिया होता है ऐसे, यहां पर वॉल्यूम प्लॉट होता और यहां पर पीक एक्सटर्नल ऐसे होता, तो आपको कैसे लिखना पड़ता, ये V1 होता और ये V2 होता, ये वर्क के इक्वल होता, इधर वाला नहीं। किस एक्सिस पर लेना है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा एक्सिस जिस पर चेंज हो रहा है, चेंज वॉल्यूम एक्सिस पर। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं, प्रेशर चेंज से वर्क नहीं होता, वॉल्यूम चेंज में डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर कितना भी लगाओ कितना भी घटाओ कुछ नहीं होगा, फोर्स कितना भी हो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क नहीं होगा। इसलिए जो चेंज है वो हमेशा वॉल्यूम एक्सिस पर लिया जाएगा। वॉल्यूम का मीनिंग डिस्प्लेसमेंट से है। और ये समझ आ गई बात, ये समझ में आया। अब हमने क्या कहा कि जो एरिया लेना है, दो एरिया आएगा, ये वाला लेना है या इस एक्सिस पर लेना है, दोनों एक्सिस पर। यहां पर भी तो ये पॉसिबल है ना, कौन सा एरिया लेना है, ये वाला एरिया लेना है या फिर ये वाला एरिया लेना है, दोनों पॉसिबल है। एरिया हमेशा उस एक्सिस का लेना है जिस एक्सिस पर वॉल्यूम को प्लॉट किया गया हो। यहां पर आप वॉल्यूम को इस पर प्लॉट किया है, इसमें इस पर प्लॉट किया है। अजी बात समझ आई। हाँ जी, ये बात हो गई। अरे वर्क और एरिया में समझ आ गया, कहाँ कब लेंगे। वर्क और एरिया का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम कब होता है, जब एक्सपेंशन होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम कब होता है, जब कंप्रेशन होता है। ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम ये निगेटिव होता है, और ये कब होता है, जब एक्सपेंशन होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम कब होता है, जब ये पॉजिटिव होता है और जब कंप्रेशन होता है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम तभी वर्क करेगा जब एक्सपेंड हो रहा होगा, तब सिस्टम का वर्क होगा। और जब सिस्टम कंप्रेस हो रहा होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तो नेगेटिव वर्क, और कंप्रेशन हो रहा होगा तो पॉजिटिव वर्क। एक्सपेंशन में नेगेटिव वर्क और कंप्रेशन में पॉजिटिव वर्क।
अब आते हैं आइसोथर्मल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में कैलकुलेशन के नाम पर केवल एक ही कैलकुलेशन है और वो है वर्क डन। इसीलिए हमने इसको एरिया वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में कैलकुलेशन के नाम पर केवल एक ही कैलकुलेशन है और वो है वर्क डन। देखिए, पहला केस हम लेंगे रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एक्सपेंशन जी, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। कहां से इंडक्टिव कट आया? इंडक्टिव कट कहां से, सोर्स कहां है? अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी एक्टिविटी का सोर्स कहां है? कुछ एक्टिविटी हुई क्या? नहीं हुआ कुछ? सोर्स कहां पर है? खड़े हो जाओ। सोर्स कहां पर है? कौन है सोर्स? आदि तुम खड़े हो जाओ। साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, लीनियर प्रोसेस है। और जी तुम्हारा सोर्स कोई है? तुम कहते ये है, उधर से आया। क्या खड़े रहना चाहते हो? और फ्रेंड को भी ले लो साथ में, तीनों खड़े जाओ। अच्छा जी, तो अभी तो टाइम है, आधे घंटे से ज्यादा टाइम है। आधे घंटे खड़े रहना है या फिर शांति से पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, शांति से, अशांति फैलानी है। एक काम करो, आप तीनों लोग खड़े हो, पीछे निकल के खड़े रहो। वहां से चले जाओ, कुछ देर तो खड़े रहो, टाइम ही नहीं बचा है थोड़ा सा बताइए। क्यों नहीं था? अरे अपने नोटबुक तो लेके जाओ। वो लिखे हम लिख लेंगे। अरे अपनी नोटबुक लेके जाओ। बैठना अलाउ करने जो से तुम बैठ जाओ। अरे शुरू हुआ है। तुम खड़े हो जाओ। क्या? क्या? बॉल तुम्हें दे रहा। इसका मतलब है चेन रिएक्शन बहुत बड़ा है। तुम भी खड़े हो जाओ।
तुम ही लोग पीछे खड़े हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वहां पर फिर से शुरू मत हो जाना। तो इतनी कोशिश करके इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको समझ आ जाए, और उसमें आप तो सोचो आप डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहे हो, उससे जो कुछ भी एक्सप्लेन किया जा रहा है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तुम्हें तो खुद समझ नहीं आएगा, दूसरों को भी समझ नहीं आएगा। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, आइसोथर्मल में प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल के केस में प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो कोई भी केस ले लेते हैं, मान लो हमें एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करना है तो इनिशियली प्रेशर ज्यादा रहेगा। 10 एटमॉस्फेयर 2 लीटर से 10 एटमॉस्फेयर 2 लीटर से हम T कांस्टेंट पर एक्सपेंड कर रहे हैं। ये 2 लीटर 10 एटमॉस्फेयर, ये हम 2 एटमॉस्फेयर 10 लीटर तक जा रहे हैं। एक्सपेंशन का मीनिंग है, एक्सपेंशन का मीनिंग होता है वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घटता है। आइसोथर्मल में तो ये 100% होगा। और वैसे भी नॉर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग है वॉल्यूम का बढ़ना। एक्सपेंशन का मीनिंग है वॉल्यूम का बढ़ना। जब भी एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या हो गया जी? अब इस पार्ट को आपको रिवर्सिबल का मीनिंग है, ये जो पी एक्सटर्नल है वो 10 - dp जो कि वेरिएबल होगा। dp से घटाते हुए उसको आपको 2 तक पहुंचाना है। इसको आप ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो गया, सीधा टैग किसी ने भेजा तो नहीं? चलो ठीक। देखो जी, और बात हो गई। तो यहां पर फिर से इस बात को समझो, ये 10 एटमॉस्फेयर है। 10 एटमॉस्फेयर फाइनली 2 एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन dp करके घटते हुए होगा इनफाइनाइट स्टेप में। अगर आप इसके लिखेंगे पॉइंट्स P1 V1 = P2 V2 = P3 V3, इस तरह से इनफाइनाइट प्रेशर वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन बनेगा। मींस इसके ग्राफ में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, एक तरह से कंटिन्यूअस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो इसे जब हम प्लॉट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देख लो क्या क्या है। 10 एटमॉस्फेयर ये हुआ, ये कुछ ऐसा है, ये है 10 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर, और ये है 2 लीटर 10 लीटर। इसे एक्सपेंड करो, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये इनिशियल पॉइंट होगा। क्यों? 10 एटमॉस्फेयर और 2 लीटर यहां मिलेगा। ये आपका PV = कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग वैसे आएगा जैसे बॉयल्स ला जाता था। ये एक्सपेंड किया और यहां पर आप पहुंच जाओगे। ये इसका ग्राफ बना। अगर हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करें, ये पार्ट आएगा इतना। ये आ जाएगा।
ये जो एरिया है यहां पर एरिया जो है वो W रिवर्सिबल होगा। वैसे अगर हम इसका W का साइन देखें तो ये कैसा होगा, एक्सपेंशन है तो निगेटिव होगा, बाद में देख लेंगे, अभी तो हम केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लेंगे। दूसरा सिचुएशन, अजी ये ग्राफ समझ आया सभी को? डीपीडीपी इसलिए इनफाइनाइट कंटीन्यूअस ग्राफ इसलिए आया क्योंकि डीपीडीपी करके इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटीन्यूअस ग्राफ बनेगा। आज ये समझ आ रहा है? Yes. क्योंकि अगर आप कहीं और इंगेज थे, इसका मीनिंग है सुन नहीं रहे थे तो समझ नहीं आ रहा होगा ठीक से। तो दिखाई नहीं दे रहा सही से। किसको नहीं दिखाई दे रहा है? आगे आ जाएगा। आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े रहो। देखिए दूसरा सिचुएशन है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, यहां सिचुएशन होगा वही 10 एटमॉस्फेयर 2 लीटर से हम इसे ले जा रहे हैं 2 एटमॉस्फेयर 10 लीटर तक, लेकिन पी एक्सटर्नल क्या होगा, इरिवर्सिबल है। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा और किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इस केस में पी एक्सटर्नल कितना होगा 2 एटमॉस्फेयर, P2 के इक्वल होता है। तो पी एक्सटर्नल 2 एटमॉस्फेयर है और ये पी एक्सटर्नल कांस्टेंट भी है। पूरा का पूरा एक्सपेंशन 2 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट ही होगा, पूरा का पूरा एक्सपेंशन 2 एटमॉस्फेयर के ही अगेंस्ट होगा। यहां से पी एक्सटर्नल प्लॉट करो, वॉल्यूम प्लॉट कीजिए। पहले ये पॉइंट्स लिख लो जो है, ये तो 10 एटमॉस्फेयर की लाइन हुई और ये 2 एटमॉस्फेयर की लाइन हुई। दिस वन इज 2 लीटर 10 लीटर। अब यहां पर आपको ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट तो यहीं पर है, स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन शुरू किया आपने क्या किया, इमीडिएट प्रेशर को ड्रॉप कर दिया, कहां पहुंचा दिया 2, और उसके बाद फिर एक्सपेंशन किया। ये लाइन ऐसे बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है यहां पर ऐसे, और इस केस में जो एरिया आएगा वो केवल इतना आएगा, ये भी लिखते हैं ना, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, पी एक्सटर्नल 2 10 माइनस 2, यही एरिया होगा। तो ये जो आपका आया दिस वन इज, यहां पर एरिया जो होगा दैट इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये भी एक्सपेंशन है। इन दोनों एरिया को देख के आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन से कम होता है। इरिवर्सिबल का जो एक्सपेंशन होता है वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन से कम होता है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन रिवर्सिबल एक्सपेंशन से कम होगा। कौन सा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में हम यहां पर थे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही आपने एक्सपेंशन शुरू किया तो जो एक्सटर्नल प्रेशर यूज किया वो सीधे 2 कर दिया, 10 था सीधे 2 किया, और
इमीडिएट एक्सपेंड हो जाता है। ये प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है और एक ही स्टेप में, इसीलिए पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है। जब तक एक्सपेंशन होगा ये 2 के अगेंस्ट एक्सपेंशन होगा, तो 2 से 10 लीटर पहुंचेंगे पी एक्सटर्नल 2 के अगेंस्ट, तो सीधे सीधे ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तीसरा सिचुएशन होगा रिवर्सिबल कंप्रेशन। रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन मीन्स यही वाली सिचुएशन है, बस अब इधर से इधर आना है। यही प्रोसेस है, इधर से इधर आना है, उल्टा करना है। बेसिकली आप यहां पहुंच चुके हैं, यहां से अब यहां पहुंचना है, वॉल्यूम कम करना है। मीन्स सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है 2 एटमॉस्फेयर 10 लीटर से आपको जाना है 10 एटमॉस्फेयर 2 लीटर तक कंप्रेस करना है। और यहां पर कंप्रेशन में ध्यान रखना, पी एक्सटर्नल क्या रखोगे? पी एक्सटर्नल 2 प्लस डीपी, मीन्स पी एक्सटर्नल वेरिएबल होगा। डीपी डीपी करते हुए बढ़ाते हुए 2 है, 2 में डीपी डीपी जोड़ते हुए 10 पहुंचना है। पिछली बार क्या था? 10 में डीपी डीपी घटाते हुए 2 पर पहुंचे थे। और इरिवर्सिबल में क्या है ना, एक ही बार में सब्ट्रैक्ट करके सीधे पहुंच गए, एक ही स्टेप में। ये इनफाइनाइट स्टेप में पहुंचेंगे डीपी डीपी बढ़ाते हुए। पी एक्सटर्नल, ठीक है, बैठना है तुम्हें, बैठ जाओ। सब बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ। बट ये गलत है। देखो फिर से पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ये है 10, ये है 2 एटमॉस्फेयर, ये है 2 लीटर और ये है 10 लीटर। तो आप यहां पर हैं और डीपी डीपी करते हुए प्रेशर बढ़ाते, तो जिस पास से गए थे एग्जैक्टली उसी पास से रिट्रेस करते हुए आप ऐसे रिवर्स हो, क्योंकि आप डीपी 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 बढ़ाते हुए डीपी प्रेशर बढ़ाएंगे, डीपी से वॉल्यूम कम होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा, ये एरिया है W रिवर्सिबल कंप्रेशन, जो कि W रिवर्सिबल एक्सपेंशन के इक्वल है। दोनों का एरिया, दोनों का वर्क डन इक्वल होता है, केवल साइन डिफरेंट होता है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ध्यान रखना, W रिवर्सिबल एक्सपेंशन नेगेटिव होगा तो कंप्रेशन पॉजिटिव होगा, दोनों इक्वल होता है, क्योंकि वो एक्चुअली यही तो आपका रिवर्सल प्रोसेस है। जिधर से गए थे अगर उसी पाथ को रिट्रेस करते लौट रहे हैं तब रिवर्सल माना जाता है। रिवर्सिबल का मीनिंग है जिधर से गए हैं एग्जैक्टली उसी को रिट्रेस करते हुए वापस आ रहे, दैट इज रिवर्सिबल। इसलिए दोनों का एरिया एग्जैक्टली इक्वल होता है, दोनों प्रोसेस का एरिया एग्जैक्टली इक्वल होता है। ये समझ आ गया पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, ये आप खुद से प्लॉट करोगे, और ये है इरिवर्सिबल कंप्रेशन। क्या है? 2 एटमॉस्फेयर 10 लीटर, इसे ले जाएंगे 10 एटमॉस्फेयर 2 लीटर पर। चलो सोचो पी एक्सटर्नल कितना होगा, प्लॉट कीजिए, सभी प्लॉट करेंगे इसे करेक्टली।
यहाँ जाने का एक कितना लगेगा फिक्स टनल? उसके बाद भी ग्राफ बना पाओगे? फिक्स टनल क्या होगा? फिक्स टनल क्या होना चाहिए? अरे फिक्स टनल तो कांस्टेंट चेंज क्यों कर रहे हो? ऊपर से जाएगा, उल्टा करके ऊपर से जाएगा। ऊपर वाला लाइन सोच के बनाओ, सोचना वही सही है। अगर आप कर रहे हो तो देखो यहाँ पर पीक टनल कितना होगा? 10 एटमॉस्फेयर। सो इसके करस्पॉन्डिंग ये तो पीक टनल हुआ, इधर वॉल्यूम हुआ। ये आपका हो जाएगा 2 लीटर 10 लीटर 2 ATM 10 ATM। अब चेंज कर रहे हैं इसे, देखिए कहां पर है? यहां पर। लेकिन आपने क्या किया? इमीडिएट प्रेशर को इंक्रीज किया, कहां पर पहुंचाया? 10। प्रेशर को इमीडिएट 10 पर पहुंचाया। उसके बाद आप इसे एक्सपेंड कर रहे हैं ऐसे। तो जो एरिया आएगा ये पूरा आएगा। कुछ लोगों को लगता है नीचे तक ही किया था, पूरा एरिया अंडर द कर्व होता है। यहां पर जो एरिया है वो है W इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अगर हम इन सभी को
कंसीडर करते हुए इन्हें कंपेयर करें तो क्या मिलेगा? W irreversible compression greater than W reversible compression equal to W reversible expansion greater than W irreversible expansion. W irreversible expansion. तो ये एक रफ एस्टिमेशन है. चलो 5 लीटर 20 एटमॉस्फेयर है. आइसोथर्मल एक्सपेंड कर रहे हैं 50 लीटर 2 एटमॉस्फेयर इन 2 स्टेप. फर्स्ट अगेंस्ट 10 एटमॉस्फेयर एंड देन अगेंस्ट 2 एटमॉस्फेयर. 2 स्टेप में पहले 10 तक ले गए, उसके बाद 2 तक ले गए, 2 से ले गए. कैलकुलेट टोटल वर्क डन इन एक्सपेंशन एंड कंपेयर इट विथ 1 स्टेप एक्सपेंशन. तो इसका रोड मैप आपको खुद से प्रिपेयर करना है. ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपने 10 एटमॉस्फेयर ले गए तो 20 से 10 तक जाएगा, फिर रुक जाएगा, उसके बाद आप 2 लगा दो. तो 2 से कहां तक जाएगा? जो पीक एक्सटर्नल होता है वहां तक वो एक्सपेंड करते हुए जा सकता है, उतने प्रेशर तक. जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर वहीं तक घटेगा.
देखिए पहले तो आप इसका रोड मैप प्रिपेयर करो, कैसे कैसे हो रहा है। पहला सिचुएशन है, यहाँ पर आइसोथर्मल है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसके बेसिस पर डिसाइड करोगे। और ये जो भी प्रोसेस है, अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इरिवर्सिबल है। अब यहां पर 5 लीटर 20 एटमॉस्फेयर, पहले केस में पी एक्सटर्नल कितना लगाया, पी एक्सटर्नल कितना 10 एटमॉस्फेयर, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर आप लिखोगे P1 V1 5 into 20 दैट इज इक्वल टू 100। अगर P 10 है तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 10 लीटर 10 एटमॉस्फेयर, क्योंकि P2 V2 भी कांस्टेंट होगा उतना ही, दैट इज 100। अब आप पी एक्सटर्नल कितना रख रहे हैं, तो जरा बताओ यहां कितना कितना होगा, कितना हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर एंड 2 एंड 50 लीटर, नो 50 लीटर एंड दोनों का प्रोडक्ट 100 होना चाहिए। P3 V3 दैट इज आल्सो इक्वल टू 100। पहले ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कितने बच्चों को आ गया है, ये आपको खुद से सोचना था, एग्जाम में ये सोचना पड़ेगा। प्रेशर आपका दिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट कहां तक प्रेशर जाएगा और क्या होगा वो आपको खुद सोचना है। अब आप इसमें जो वर्क होगा वो W1 होगा, इसमें जो वर्क होगा वो W2, दो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और W इरिवर्सिबल क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, एटमॉस्फेयर लीटर में कैलकुलेट कर लो, चलो करो। देखो तो W1 कितना आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, पी एक्सटर्नल कितना 10 V2 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 50 एटमॉस्फेयर लीटर। ये पार्ट आप खुद से डिजाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या क्या होना चाहिए। W2 यहां से फिर से पी एक्सटर्नल ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल कितना 2, ये दिस वन 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। W टोटल कितना हो जाएगा माइनस 50 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू माइनस 130 एटमॉस्फेयर लीटर। अब थर्ड पार्ट, नेक्स्ट वन, अगर हम इसे वन स्टेप में एक्सपेंड करें तो क्या होगा, उसका डिजाइन लिखो। वन स्टेप में एक्सपेंड करेंगे तो कहां से कहां जाएगा, पी एक्सटर्नल क्या रखा जाएगा, खुद से सोचिए। अगर यही एक्सपेंशन वन स्टेप में किया जाए तो क्या होगा, नहीं रिजल्ट ये नहीं आ जाए, रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि दो स्टेप में करोगे तो कुछ और वर्क होगा, एक स्टेप में करोगे तो कुछ और होगा, लेकिन क्या होगा वही तो कंपेयर करना है। माइनस
वन स्टेप में जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या दिखेगा, देखिए या तो माइनस 90 या तो माइनस नहीं हम एवरेज लेंगे एक स्टेप में करना है ना। अबे तो वो हो जाएगा 3 यूनिवर्सिटी में हो जाएगा क्या बोलते हो कहां उसमें तो रिवर्सल वेरिएबल तो वेरिएबल हो गया क्रम में ना देखो बात नहीं, रिवर्सिबल हो जाएगा। अगर हम इसे वन स्टेप में ले जाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वन स्टेप का 5 लीटर कितना है 20 एटमॉस्फियर। आपको कहां पहुंचना है 50 लीटर टू एटमॉस्फियर, तो पी एक्सटर्नल अपने आप फिक्स हो जाएगा टू एटमॉस्फियर, और ये तो कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल पी एक्सटर्नल कितना है -2, 50 - 20 -60 हो जाएगा। 50 माइनस 5 50 -5 दैट इज -90 एटमॉस्फियर लीटर। ठीक है, तो 2 स्टेप का जो वर्क है दैट वन इज ग्रेटर देन 1 स्टेप वर्क। कितने बच्चों को समझ में आया है? आज ज्यादा समझ में आया क्या? इसका मतलब है कि पूछ के बताना है तुम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा चेंज है, वर्कबुक सबके पास होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन हम वर्कबुक का भी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो 10-5 मिनट क्लास को आगे पीछे कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास का 5 मिनट ले लिया, 10 मिनट क्लास के बाद का, कम से कम उसमें 10 क्वेश्चन हो गए वर्कबुक के, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हर क्लास में वर्कबुक के क्वेश्चन